गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर बल तथा गति के नियम। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, उसका वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया था। स्थिति हो, वेग हो या त्वरण पर हमने गति का अध्ययन किया था। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती और कभी नहीं। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है। समय के साथ वस्तु की चाल आखिर क्यों बदलती है? क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे। सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिक और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसी परिस्थिति से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। स्वाभाविक मतलब पहली वाली अवस्था। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक, ये दो जो वैज्ञानिक थे, न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत नहीं की। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है और हम कहते हैं कि वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हम उसे खींचते हैं या धकेलते हैं या ठोकर लगाते हैं। खींचने, ढकेलने या ठोकर लगाने की इस क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। इस पर बल लगाना पड़ता है। अब हम बल के विषय में विचार करेंगे और यह क्या है। वास्तव में बल का ना तो किसी ने देखा है और ना चखा है और ना ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्राय देखते हैं या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचेंगे, धकेलेंगे या ठोकर लगाएंगे, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की विधियां होती हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। जैसे ये दिखा रखा है, धकेलने पर ट्रॉली लगाए गए बल की दिशा में गति करती है। दराज को खींचा जाता है, हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाते हैं। वस्तुओं को धकेलकर, खींचकर या ठोकर लगाकर उनकी गति की अवस्था को क्या कर सकते हैं बच्चों, हम बदल सकते हैं। पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, बल का। आप यह भी जानते हैं कि किसी वस्तु के बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी हम बदल सकते हैं। संतुलित, अब बल लगाने पर स्प्रिंग फैलती है और बल लगाने पर गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाती है। बच्चों, बल के प्रकार, संतुलित और असंतुलित बल। चित्र 9.3 में लकड़ी की एक पिंड के एक समतल मेज पर रखा है। ठीक है, लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पे रखा है। किस पे? चित्र 9.3 में, यहाँ ये रहा। चित्र में दर्शाए गए अनुसार दो धागे X और Y पिंड के विपरीत सिरों से जोड़ दिए गए हैं। अगर हम किसी बल द्वारा X को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खींचना शुरू होता है और हम Y को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खींचेगा। ठीक है, लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाएगा तो ऐसी दिशा में पिंड गति ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे दोनों तरफ समान बल मिल रहा है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगा। जब तक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं, इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा जहां पर ज्यादा बल का परिमाण होगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है बच्चों, और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है बच्चों कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे क्या प्रदान करता है बच्चों, गति प्रदान करता है। अब वो कह रहे हैं कि क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा होता है। यह घर्षण बल दोनों संपर्कों सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच। यह घर्षण बल
धकेलने में लगे बल को क्या करता है बच्चों, संतुलित करता है, और यही कारण है कि बक्सा जो है वो नहीं खिसकेगा। अब क्या है बच्चों कि चित्र 9.4 बी में बच्चे जो होते हैं बक्से को जोर से धकेलते हैं, लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अब बच्चों क्या है कि अगर बच्चे बक्से को और ज़्यादा से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल जो होता है वो घर्षण बल से अधिक हो जाता है। यह असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा क्या होगा, खिसकने लगेगा। तो ये ध्यान रखना, जब तक आपका जो बल है, जो आप बल लगा रहे हो वो घर्षण बल से ज़्यादा नहीं है तो वो चीज़ नहीं खिसकेगी, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चों खिसक जाएगी। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए मैं फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की हमें हमेशा आवश्यकता होगी। तथापि केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में क्या होगा बच्चों, परिवर्तन। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह असंतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। अब देखिए बच्चों, गति का प्रथम नियम पढ़ते हैं। क्या था? वस्तु की किसी अनंत तल पे गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तु एक निश्चित दिशा में चलती रहेंगी, गति करती रहेंगी। उन्होंने देखा कि कांच की गोली अनंत तल पर लुढ़कती है और वह उसका वेग बढ़ जाता है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे खिसकती है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक निश्चित वेग क्या करती है, प्राप्त कर लेती है। चित्र 9.5 बी में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है। ठीक है, पहले ऐसे गई तो बढ़ रहा है और जब ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ तो घट जाएगा। अब चित्र 9.C में आप देखोगे कि दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित अनंत तल पर एक गोली स्तर है। 9.C में ये देखो, ठीक है, अनंत तल पे कैसी बच्चों, स्तर है। अब क्या होता है कि गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के अनंत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूरी की वह लुढ़की थी। अगर दाईं ओर के अनंत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोलों को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी, और अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। ढाल को क्या कर दिया, शून्य। यहाँ पर गोली लगने वाले असंतुलित बल क्या है बच्चों, शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की हमें आवश्यकता होगी, लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाए रखना है तो किसी नेट बल की आवश्यकता हमें नहीं होगी बच्चों। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद क्या होगी, रुक जाएगी। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनायुक्त पदार्थ का क्या करते हैं, लेप। अब क्या हुआ आगे बच्चों कि न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। गति का प्रथम नियम न्यूटन के अनुसार क्या था, प्रत्येक वस्तु जो है वो अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य
ना किया जाए। इसका मतलब यह बच्चों कि कोई वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में जब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल जो है कार्य ना करे। और उसी तरीके से अगर वो एक समान गति कर रही तो वो एक समान गति जब तक करती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे, जब तक कि हम उस पर ब्रेक ना लगाएं। ठीक है, कोई बाह्य बल उस पर कार्य ना करे। दूसरे शब्दों में सभी वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। ठीक है, गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं बच्चों? जड़त्व। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जड़त्व का नियम। तो बच्चों देखो ऐसे है कि यहाँ पर अभी जो हमने ये पढ़ा है, आपको सबसे पहले तो ये संतुलित और असंतुलित बल की बारे में लिखना है, क्या होता है उसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, अगर ये फिगर बना सकते हो तो बना दीजिएगा, वैसे बना दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद गति का प्रथम नियम गैलीलियो के अनुसार जो उसने नियम दिए थे वो लिखना है आपको, और ये फिगर भी बनाना है। ये 9.5 वाला ये गैलीलियो के बारे में भी लिखना है आपको जो इन्होंने बता रखा है। ठीक है, अब देखो पढ़ते हम गैलीलियो के बारे में। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता वेनेजियो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा ही नहीं कर पाए क्योंकि वास्तविक रुचि उनकी गणित में थी। सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस लिखी, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा प्रदत्त के अपेक्षित घनत्व प्राप्त करने के आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1579 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मोट में नट समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर को कम होने संबंधी अपने सिद्धांत जो है बच्चों प्रस्तुत किए। अब सन 1592 में उन्होंने वेनिस गणराज्य के पांडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया। यहाँ भी उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों पर प्रेक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिकृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों को श्रेणी विकसित की जिन्होंने प्राकृतिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफ़ी उत्तम थी। सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टाई मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परितः 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तकों डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन द सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षण का रहस्य दघाटन किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः कक्षीय गति करते हैं, ना कि पृथ्वी के परितः। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। अब क्या है बच्चों कि यहाँ थे हम किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। जड़त्व के नियम की भी परिभाषा आपको देनी है, ऊपर हमने पढ़ी थी। सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा जो शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति क्या है दर्शाता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करेगी। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं और मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में था वो गति में आ गया, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण उस गति का विरोध कर रहा है।
अब जब कोई मोटर कार जो होती है वो तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से हम समझ सकते हैं। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है बच्चों। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। एक वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा। इसे निम्न विधि द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है बच्चों। एक अन्य गोटी क्या है 9.6 में दर्शाए गए अनुसार एक तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर डेढ़ी बना ली। एक अन्य गोटी को अपनी अंगुलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर डेढ़ी को सबसे नीचे वाली गोली पर टकराया। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से डेढ़ी से बाहर हो जाती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटी अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। अब है कांच का एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े का ताश का पत्ता रख दिया। अब क्या करा हमने, अनुसार 5 रुपये का एक सिक्का इसके ऊपर रख दिया और पत्ते को अंगुलियों से तीव्र क्षैतिज झटका दिया। आप पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक गया और सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है। कोई एक क्रियाकलाप आप इन तीनों में से कर लेना अपने कॉपी में, लेकिन जिसमें फिगर हो, चित्र हो। जिसमें पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखिए। ट्रे को हाथ में से पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घुमाइए। हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाएगा और पानी छलक जाएगा। ठीक है बच्चों, अब है आपका जड़त्व तथा द्रव्यमान। ये कह रहा है अभी तक दिए गए उदाहरण और अपनी गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपने गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। चाहे वे विराम अवस्था में हो या गतिशील हो, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखेगी। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तक से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर तक चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो ऐसा हो सकता है कि वह खिसक भी ना पावे। क्रियाकलाप 9.2 में हम 5 रुपये के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते तो हम पाते कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व किससे अधिक है? ठेला गाड़ी से। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व जो है वो ज़्यादा होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का बच्चों विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की क्या होती है बच्चों? माप होती है। ठीक है बच्चों, वो कह रहा है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? एक रबड़ की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर हो। ठीक है, आप खुद बता सकते हो कि जड़त्व किसका अधिक होगा, जो ज़्यादा भारी होगी। एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का। ये चारों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में भी करने, ये चारों भी। नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास कीजिए। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचता है। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी को फेंक देता है। बताने की कितनी बार बदला, आप खुद बता सकते हो। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये भी आप बता सकते हो। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हो, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर क्यों? ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको ये पूरा कार्य करना है, ढंग से पढ़ना है ना। और मुझे ये कार्य आपको आज रात 10 बजे तक दे देना है।
ठीक है बच्चों, जय माता दी।